Hello student, in today's video we have to take the next point of the chapter number 3, that is the atmosphere. So before starting this actual point, firstly we have to study the picture is given in front of us. So student, in this picture we have to see here different layers or spheres of the earth is given. That is the first one is the stratosphere. Okay, so first one is a stratosphere, then troposphere, then after stratosphere, then mesosphere, then ionosphere, and then exosphere. Okay, so these 5 spheres are around of our earth. Okay, I shall repeat again here. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है उसके डिफरेंट स्पीयर्स दिए गए हैं. ओके, कौन से डिफरेंट स्पीयर है? ट्रोपोस्फियर, हमारे अर्थ के जो सबसे पास होता है. ओके, वो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर. फिर ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फियर. फिर उसके बाद आता है मेसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर. ओके, सो ये सारे लेयर्स, ये सारे स्फीयर्स हमारे अर्थ के अराउंड होते हैं. ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है और ट्रोपोस्फियर है, इन दोनों स्फीयर के बीच में क्या है? उन दोनों स्फीयर के बीच में कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर है. ओके, वेयर इज द पोजिशन ऑफ द ओजोन लेयर अराउंड आवर अर्थ? दैट इज ओजोन लेयर इज बिटवीन troposphere and stratosphere. Okay, this point you should remember. Now we goes to the actual point, and the actual point is now here the envelope of air around the earth is called atmosphere. Okay, जो हमारे अर्थ के अराउंड जो एनवलप होता है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर बोलते हैं. रिमेंबर. ओके, द एनवलप ऑफ एयर, एनवलप किसका है? एयर का है. कहाँ है? अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फियर. As we go higher from the surface of the earth, the air in the atmosphere become a rarer. Okay, जैसे जैसे हम इस एटमॉस्फेयर से हाइयर यानी कि ऊपर ऊपर, अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं हाइट पे, वैसे क्या होता है वहाँ से ये जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर होने लगता है. ओके, रेयर यानी कि कम कम होने लगता है. बिकम अ रेयर यानी कि कम कम होने लगता है. द एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में क्या है? बहुत सारे गैसेस होते हैं. एयर एक गैसेस का मिक्सचर है. कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड and there other gases also. Okay, but in small quantities. Okay, ये है. तो इस पैराग्राफ में हमें क्या ध्यान में रखना है? एक ये ध्यान में रखना है कि ये जो एटमॉस्फियर है वो क्या है? एयर का एनवलप है. कहाँ पे है? अराउंड द अर्थ. ओके, ये ध्यान में रखो. तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? एटमॉस्फियर की. ओके, ये है एटमॉस्फियर की. नेक्स्ट है कि एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है. ओके, कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आल्सो, बट इन स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, सो these 2 points you should remember in your mind. And one more thing also, when we goes to the higher from the earth's surface, then atmosphere become a rare. Okay, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे अर्थ के सरफेस से वैसे वैसे क्या होने लगता है? एटमॉस्फेयर रेयर होने लगता है, कम होने लगता है. नेक्स्ट है द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर. तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ओके, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ओके, एटमॉस्फेयर के लेयर्स देखो, एटमॉस्फेयर आर नेम्ड. कौन से है? ये ध्यान में रखना है. ओके, तो ये एटमॉस्फेयर के क्या है? लेयर्स है. ओके, कौन से? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये ध्यान में रखो. द लेयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज हाइट अबाउट 13 किलोमीटर इज द ट्रोपोस्फियर. ओके, तो हम क्या करेंगे अभी? इस पिक्चर की तरफ जाएंगे. ओके, इस पिक्चर में देखो, ये जो लेयर यहाँ पे आपको दिखाया गया है ट्रोपोस्फियर. ओके, ये जो ट्रोपोस्फियर है वो हमारे अर्थ से कितना दूर है? वो हमारे अर्थ से 13 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर क्या है?
दूर है, ये ध्यान में रखो। ये हमारे अर्थ से 13 किलोमीटर ऊपर है। ओके, ये जो है वो सबसे पहला ही आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद बाकी के स्फीयर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे अर्थ से 13 किलोमीटर दूर है वो है ट्रोपोस्फियर। द कंटिन्यूस इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूसली इफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड्स एंड ग्रेट एक्सटेंट। इसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, इस ट्रोपोस्फियर में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट डायरेक्टली अर्थ पे रहने वाले लिविंग थिंग्स पे होता है। किस पे होता है? लिविंग थिंग्स पे होता है। जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया, एक्वेटिक सिस्टम, जो भी लिविंग थिंग्स अर्थ पे रहते हैं उनके लाइफ पे क्या होता है, इसका इफेक्ट्स होने लगता है। ओके, किसका इफेक्ट्स होता है? इस ट्रोपोस्फियर में होने वाले चेंजेस का। ओके, जो कि हमारे अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर क्या है, दूर है, ये ध्यान में रखना है, ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है द surface of the earth gets heated due to the heat is received from the sun, hence the air nearest the surface is hottest, we go higher in the atmosphere become a cooler। ओके, ये चीज़ अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ओके, अब क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है, ओके, हमारी अर्थ को लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ओके, सन हमारे क्या करता है, जो अर्थ है ना हमारी, ये जो अर्थ है उस अर्थ को क्या करता है, लाइट और हीट देता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो हॉट, ओके, उसकी जो ईयर है वो हॉट हो रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं ना, वैसे वैसे यही ईयर क्या होती है, कूल होने लगती है, ठंडी होने लगती है। ये ध्यान में रखना है। ओके, मतलब क्या, हमारे अर्थ को सन और लाइट कौन देता है? सन देता है। उसकी वजह से हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो हॉट रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ऐसे ऊपर चले जाते हैं ना, वैसे वैसे ये ईयर कैसे होती है, कूल होने लगती है। ओके, ये ध्यान में रखो। यहाँ तक हम आए। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है हमें कि ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर इज कंटेन इन द troposphere. That is why all weather related phenomena such as the cloud, rain, fog, wind, storms takes place in the ट्रोपोस्फियर। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे एक मोर थिंग आए कि जो भी है, मतलब जितने भी वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स है ना कि H2O, जितने भी है वो किस लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। उसी की वजह से बारिश होना या फिर क्या स्टॉर्म होना या फिर फॉग, व्हाटएवर जो भी फेनोमेना है वो इस ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो ये ध्यान में रखो। अगर किसी ने पूछा व्हाई द चेंजेस are takes place in troposphere, then your answer must be water vapors must be contained in troposphere. Okay, that's why all phenomena takes place in troposphere. जो भी water vapors है वो troposphere में ही होते हैं। उसके लिए क्या होता है, उसकी वजह से ही जो भी phenomena है वो यही troposphere में होता है। That next point is the air in a high mountain is rear than the near the earth's surface. Aeroplane fly in the higher parts of the troposphere. Air is very rare, therefore arrangement have to made to ensure that passenger get the air for the breathing. Okay, अभी यह इस पिक्चर में देखो, अभी कैसे ऑलरेडी हमने बोला ये ट्रोपोस्फियर है यहाँ तक। ओके, लेकिन ये जो एरोप्लेन है, ओके, ये जो एरोप्लेन है यहाँ पे देखो, ये जो एरोप्लेन है वो क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फियर के पास यानी कि ऊपर ज़्यादा हाइट तक जा रहा है। ओके, ये ज़्यादा हाइट तरफ की जा रहा है, बहुत हाइट पे गया है। अभी हमने ऑलरेडी बोला कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, एयर कम होने लगती है। ओके, हम सांस नहीं ले पाते, जैसे अर्थ सरफेस पे ले पाते हैं ऑक्सीजन, वैसे ऊपर जाते वक्त नहीं ले पाते। तो इस एरोप्लेन में ऐसी अरेंजमेंट की गई होती है जिससे पैसेंजर को सांस लेने में डिफ़िकल्टी ना हो, यानी कि एक ऑक्सीजन की जो अरेंजमेंट है वो इस एरोप्लेन में की गई होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ऊपर जाने पे एटमॉस्फेयर रियर होने लगता है, रियर यानी कि कम होने लगता है, हवा कम होने लगती है, ये ध्यान में रखो। ओके, उसकी वजह से नेक्स्ट जाएंगे हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी इसकी तरफ क्या कि देयरफॉर द ईयर इज़ वेरी रियर द अरेंजमेंट। हाँ, बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर अप टू हाइट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ओके,
Beyond the troposphere, up to height of about 15 km from the Earth, there is a layer of stratosphere. In the lower part of the stratosphere, there is a layer of gas called ozone. Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for the living things, but the ozone layer absorbs them and protect the living worlds from those rays. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ही हम अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर्स, ओके, जैसे ही हम अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर्स ऊपर जाते हैं, ओके, यहाँ पे 50 किलोमीटर्स ध्यान में रखना है, ओके, कितना जाते हैं 50 किलोमीटर्स। अगर हम 50 किलोमीटर जाएं तो कौन सा लेयर हमें मिलता है, स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कौन सा है, जैसे नीचे वो है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करता है कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेड है, ओके, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज जो कहाँ से आते हैं, सन से आते हैं, ओके, और जो लिविंग थिंग्स के लिए जो हम यहाँ पे रहते हैं ना अर्थ पे, उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो रेज है ये ओजोन लेयर क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, यानी कि वो अर्थ तक नहीं आने देता, यहाँ से ही उनको क्या करता है, वापस ये कर देता है, ये ट्रोपोस्फियर में छोड़ देता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में आने नहीं देता। यानी कि इस पॉइंट में, इस पैरे में हमने क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर कौन है, 50 किलोमीटर है स्ट्रेटोस्फियर, ओके, ये यहाँ तक। बिलो द स्ट्रेटोस्फियर गैस लेयर इज देयर, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर। What is the function of ozone layer? It absorb the UV rays, UV rays यानी कि ultraviolet rays which are harmful for us, वो absorb करता है ये rays जो हमारे लिए क्या है, harmful होते हैं, ओके, ये इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। Now in this video what we have to see here, water bodies is there, okay, is the water body, sun also here, clouds, okay. What happened in this picture? In this picture, due to the sun heat, okay, due to the sun heat, this water body or water get evaporated and goes to the upside and make the clouds, okay. क्या हो रहा है, ये जो सन है उस सन की हीट की वजह से ये जो वाटर है ना वाटर बॉडीज में, ओके, ये जो आपको रिवर दिखाई दे रही है, ओशन है, जो भी है, तो इस में से जो वाटर है उसका इवापोरेशन होके वो क्लाउड्स बना रहा है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, ये सन की लाइट की वजह से इस वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, यानी कि भाप बन रही है, तो ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं, ओके। अभी क्या हो जाएगा, अगर इस क्लाउड्स को कोल्ड एयर लगेगी, यानी कि ठंडी हवा अगर लग जाएगी, तो ये जो क्लाउड्स है वो बारिश के रूप में, रेन के फॉर्म में फिर क्या हो जाएंगे, ऐसे हमारे अर्थ पे आ जाएंगे। तो देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग वाटर साइकिल है, ओके। यानी कि जो वाटर जो बोलते हैं ना रेन हो रही है, एक्चुअली जो रेन का वाटर है वो हमारे ज़मीन से ही ऊपर जाता है, ओके। ये जो वाटर बॉडीज़ है उसमें से ही इवापोरेशन होके क्या होता है, ऊपर जाता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स को कोल्ड एयर लगने पर क्या होता है, वो फिर से उनकी रेन होके फिर वो नीचे अर्थ पे आ जाते हैं। तो ये टोटल ऐसी वाटर साइकिल है, ओके। फिर ये रिवर्स में या ओशन में जो भी वाटर बॉडीज़ है उसमें वाटर चला जाता है, फिर सन की लाइट की वजह से उसका इवापोरेशन होता है, फिर वो ऊपर जाते हैं। तो कंटिन्यूअसली ये साइकिल क्या होती है, फॉर्म होती है। यहाँ पे देखो ये जो क्लाउड्स है ना उससे बारिश हो रही है ना ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्लाउड्स को हॉट एयर मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हेल्प करती है। जिस एरिया में ज़्यादा ट्रीज़ होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ये ध्यान में रखो। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीज़ वो होने चाहिए, ओके। सो वी हैव टू प्लांटेड मोर दैन द ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने होंगे तो अच्छी हमें बारिश मिलेगी।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज इट रेन। ऑलरेडी मैंने तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि रेन कैसे होते हैं, फिर भी हम देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। वाटर ऑन द अर्थ इवापोरेट्स कंटिन्यूअसली। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जो वाटर अर्थ पे है वो कंटिन्यूअसली इवापोरेटेड होता है। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, कि सन हीट की वजह से। ओके, वाटर दैट हैज़ प्रोकोलेटेड इनटू सॉइल आल्सो इवापोरेटेड। और जो वाटर ज़मीन के अंदर चला गया है, सॉइल के अंदर एब्सॉर्ब हो गया है, वो भी इवापोरेटेड होता है इस हीट की वजह से। ओके, एंड कहाँ जाता है वो? एंटर्स द एटमॉस्फियर। वो चला जाता है एटमॉस्फियर में। ओके, एज अ वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर इट राइज अप हाई अप इनटू द एटमॉस्फियर। जो कि वाटर वेपर्स वाटर के कंपैरिजन में बहुत हल्के फुल्के होते हैं। ओके, लाइटर होते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं एटमॉस्फियर में। वहाँ जाकर क्या कहते हैं वो? इट गोज़ हाइयर। जब वो ऊपर चले जाते हैं ज़्यादा हाइट पे, इट कूल्स एंड कंडेंस। वो क्या हो जाते हैं? कूल, ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। और वेरी फाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के तैयार होते हैं। छोटे 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 वाटर के ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं। फिर ये जो ड्रॉपलेट्स है, द ड्रॉपलेट्स आल्सो स्मॉल एंड लाइट दैट दे फ्लोट ऑन द एटमॉस्फियर। वो इतने लाइट होते हैं कि एटमॉस्फियर में ऐसे फ्लोटिंग करते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे ड्रॉपलेट्स मिला के क्या बनता है? क्लाउड्स बनता है। ओके, ये ध्यान में रखो। क्लाउड्स कैसे बनता है? द ड्रॉपलेट्स आर, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर वेरी स्मॉल, लाइट, they are float in atmosphere and forming the cloud। ये ध्यान में रखो। ओके, these droplets join together and form bigger droplet which are heavy, they cannot float, such drop water fall on each earth in rain। यहाँ पे क्या होता है? ये जो ड्रॉपलेट्स है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक जगह आ जाते हैं, टुगेदर आ जाते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है जो कि हेवी होता है। और वो फ्लैट जो है वो फ्लोटिंग नहीं कर सकता। तो क्या होता है? वो फिर वाटर के फॉर्म में हमारे ज़मीन पर आता है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया देखा। अभी इस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। कौन सी चीज़ें क्लियर करेंगे? पहले तो अर्थ का जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली इवापोरेट्स होता है सनलाइट की वजह से। जो सॉइल के अंदर भी वाटर है वो भी इवापोरेट्स होता है। और जो कि वाटर वेपर्स बहुत लाइटर होते हैं, वो ग्रेट हाइट पे चले जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं एटमॉस्फियर में। वहाँ जाके वो कूल और कंडेंस हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स बहुत ही छोटे होते हैं और लाइट होते हैं, और इसीलिए वो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? फ्लोटिंग कर सकते हैं, जिससे क्लाउड्स बनते हैं। फिर इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को जोड़ के एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बनता है, बिगर ड्रॉपलेट्स, जो कि हेवी होता है और जो फ्लोट नहीं कर सकता। इसलिए वो वाटर के फॉर्म में यानी कि रेन के फॉर्म में फिर अर्थ पे चला आता है। बहुत ही ईजी पॉइंट है स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी याद रह जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दिस रेन वाटर फ्लो इनटू रील्स, स्ट्रीम, रिवर्स एंड फाइनली इनटू द सी। आइस इन द स्नो कवर्ड रीजन आल्सो मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, फाइनली फ्लो इनटू द रिवर। जो वाटर ज़मीन पे आता है फिर वो वाटर्स में, रील्स या स्ट्रीम में चला जाता है। ओके, ये ध्यान रखो। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेन फ्लो गो ऑन इन कंटिन्यूअस साइकिल इज कॉल्ड एज अ वाटर साइकिल। मतलब क्या कि वाटर का इवापोरेशन होना, फिर कंडेंशन होना, फिर रेनफ्लो होना, ये देखो यहाँ कंटिन्यूअसली चालू है, तो इसी को तो बोलते हैं ना वाटर साइकिल। ओके, ये ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द बायोस्फीयर। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हमने पहले चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी एक डायग्राम देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि बायोस्फीयर हर जगह पे है। एटमॉस्फियर में भी है, लिथोस्फीयर में भी है और हाइड्रोस्फीयर में भी बायोस्फीयर होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर आर इनम्यूरेबल काइंड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। हमें पता नहीं है अर्थ पे कितने काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स है, कितने लिविंग थिंग्स है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने बहुत सारे हैं। ओके, सो द वेरियस रीजन ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज। सब अभी जो अर्थ के जो रीजन्स है, ओके, जो प्लेसेस है, हर जगह पे डिफर है। क्यों?
क्योंकि सम रीजन्स ऑलवेज कवर्ड, कुछ ऑलवेज कवर्ड रहते हैं, ओके, ग्रास या सॉइल जो भी है उससे कवर्ड रहते हैं। नेक्स्ट है कि विथ आइस वाइल अदर आर हॉट क्लाइमेट, मतलब जो रीजन है वो ऑलवेज कवर्ड रहते हैं आइस यानी बर्फ से, ओके, और अदर्स रहते हैं हॉट क्लाइमेट, हम अभी हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ओके। देयर आर माउंटेन्स है, अभी इसमें माउंटेन्स है कुछ प्लेसेस पे, कुछ तो प्लेन्स है, कुछ हैव द लॉट रेनफॉल, कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कहीं पे बारिश ही नहीं होती, यानी कि ड्राई डेजर्ट एरिया है। दीज आर सॉल्टी सीज है, ओशंस है, ओके, फ्रेश वाटर लैक्स है, एंड ओशन शालो नियर द कोस्ट एव द कोस्ट लाइन, जो एरिया होता है ना ओशन के साइड का, ओके, उसको कोस्ट लाइन एरिया बोलते हैं, ओके। तो ये सारे क्या है हमारे अर्थ के अलग अलग प्लेसेस है, जो रीजन है जो इस वे से डिफरेंट होते हैं, यानी कि हमारे अर्थ पे कहीं कुछ एरिया बर्फ से कवर्ड है तो कुछ हॉट है, कहीं बड़े बड़े माउंटेन्स है तो कहीं ग्राउंड है, कहीं ज़्यादा रेनफॉल होता है तो कहीं डेजर्ट एरिया है, ओके, कहीं फ्रेश वाटर है तो कहीं सी वाटर है। सो इसकी वजह से क्या है कि हमारी अर्थ जो है वो जो रीजन है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखो अभी वी सी अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैबिट द डिफरेंट रीजन। अभी देखो जहाँ रीजन डिफरेंट हुआ तो एनिमल्स डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि जिस एरिया में ज़्यादा आइस है बर्फ़ है वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट में स्टेबल रहने वाले ऑर्गेनिज्म हम मिलेंगे। द पोलर बियर्स इज सीन इन ओनली स्नोबॉन्ड पोलर रीजन। अभी यहाँ देखो स्नोबॉन्ड पोलर रीजन में खाली पोलर बियर ही मिलेगी। जेब्रास कहाँ फाउंड होंगे? अफ्रीका में। जेब्रास कहाँ फाउंड होंगे? अफ्रीका में, ये ध्यान में रखो, ओके। तो यहाँ पे दिया गया है जेब्रास कहाँ फाउंड होंगे? अफ्रीका में। एंड द कांगारूज कहाँ फाउंड होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ओके। दिस एनिमल आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन, ओके। ये जो एनिमल्स है वो पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, प्लेस पे ही मिलते हैं, कहीं भी कहीं अदर रीजन में नहीं मिलते। एलिफेंट्स लायन फाउंड इन रीजन ऑफ द हॉट क्लाइमेट। ये जो एलिफेंट्स है और लायन है वो कहाँ मिलते हैं? हॉट रीजन में ही पाए जाते हैं। प्लांट्स इन ऑल दिस डिफरेंट रीजन हैव शो ग्रेट वैरायटी। अभी प्लांट्स की वैरायटी भी देखो, यहाँ पे इस पिक्चर में दिया गया है। क्या हुआ है पिक्चर में? प्लांट्स देखो, कहीं बड़े बड़े प्लांट्स है तो कहीं ग्रास के रूप में है, कोई प्लांट ऐसे हैं जिनको वाटर कम लगता है यानी कि डेजर्ट एरिया में है, कहीं ऐसे प्लांट्स है जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है इसीलिए उनके पत्ते ऐसे हैं, ओके, इंक्लाइन इसमें। तो कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़े पेड्स होते हैं, ओके, जैसे बनियान ट्री है ना यहाँ पे दिखाई गए वैसे। तो उस रीजन के हिसाब से उसके क्लाइमेट के एज पर क्लाइमेट के सिचुएशन से वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं? फाउंड होते हैं। एक जैसे ही हर जगह पे प्लांट्स या एनिमल्स नहीं होते, ओके। नाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, on land, in water, in air. Living things exist in lithosphere, hydrosphere and atmosphere, okay। lithosphere यानी कि ज़मीन में रहने वाले, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर में रहने वाले, एंड एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऑर्गेनिज्म से मिलाकर बायोस्फीयर बनता है, ओके। सो दे आर इंटरैक्ट दिस स्फीयर एंड लिविंग कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ओके। लिथो यानी कि ज़मीन पर हम रहते हैं, हाइड्रो यानी कि एक्वेटिक जो पानी में फिश वो रहते हैं, और एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर में रहते हैं जैसे बर्ड्स, ओके। इन सब को मिलाकर इनके जो स्पीयर है इंटरैक्ट करते हैं ना, तो इनको मिला के बायोस्फीयर बनता है। सो स्टूडेंट, हियर आवर दिस 3rd number chapter is completed. You should complete the exercise of this chapter, okay, and if have any difficulty then you can ask me. So thank you. Here our 3rd number chapter is completed. In next video we have to take the 4th number chapter, that is the environmental balance.